गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक कैसे ये चल रहा है अब इसे टू द नो। हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं ग्रेटर हिमालयस के बारे में, मिडल हिमालयस के बारे में और आउटर हिमालयस के बारे में। अब हम उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है प्लेन्स इन द नॉर्थ। प्लेन क्या होते हैं? जो समतल मैदान होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है इसका? द नॉर्थर्न प्लेन्स स्ट्रेच बिटवीन द स्टेट्स ऑफ पंजाब इन द नॉर्थ वेस्ट। जो ये नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, ये समतल मैदान है, जो उत्तरी मैदान है, कहाँ तक फैले हुए हैं? पंजाब में उत्तर पूर्व दिशा तक फैले हुए हैं। दिस रीजन इज आल्सो नोन एज द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स। इसको इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। द रिवर इंडस एंड सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस एंड फ्लो थ्रू द नॉर्थर्न प्लेन्स। अब जो ये हमारी सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं और नॉर्थर्न प्लेन्स की उत्तरी मैदानों की तरफ आकर इसमें गिरती हैं। These rivers carry silt and alluvium, which makes the land fertile. इसमें अधिक उपजाऊ तत्व हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर घास मतलब फसलें बहुत अच्छी होती हैं और भूमि यहाँ की उपजाऊ है। और ये जो एरिया है ये हमारा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और जो इसकी लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो है 224 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक। और इसी वजह से जैसे कि यहाँ पर ये भूमि बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं और अधिक होती हैं, इसी वजह से ये डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। A river basin is an area of land drained by a river and its tributaries. अब जो ये रिवर बेसिन होते हैं वो क्या है? ऐसा सूखा एरिया जो कि नदियों और उसकी सहायक नदियों के उससे बनता है। The northern plains can be divided into the 3 basins. अब इनको हमने नॉर्थर्न प्लेन्स को 3 बेसिन्स में बांटा है और वो है इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। अभी ये देखो ये हमारा इंडिया का मैप है, इसमें जो इंडस बेसिन है वो इस एरिया में है, यहाँ ये पाकिस्तान में जाकर है। ये एरिया ये नेपाल से नीचे यहाँ हमारा गंगा बेसिन है और जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला यहाँ हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। अब आगे हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडस बेसिन क्या है। सबसे पहले हमारा इंडस बेसिन इट लाइज इन द जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर यहाँ से निकलता है बेटा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द चंडीगढ़। ये कहाँ लाई करता है? कहाँ किस एरिया में है इंडस बेसिन? जम्मू कश्मीर से होता हुआ ये पंजाब में आ जाता है, यहाँ हमारा पंजाब है, हरियाणा में आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में आ जाता है और चंडीगढ़ यही है ना, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। ये इन सब के बीच में यहाँ से जाकर निकल के पाकिस्तान में जाकर गिरती है जो नदी है। द रिवर सतलुज along with the rivers झेलम, रावी, बीसिन, ब्यास एंड चेनाब flow in this basin. अब इसके बीच में कौन-कौन सी नदियां और इसके साथ लगती हैं? सतलुज रिवर के साथ में झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और चेनाब नदी गिरकर इस बेसिन में आकर मिलती हैं। ये उसके बाद जो बाखरा नंगल डैम है वो भी इन्हीं नदियों से मिलकर बना है और वो क्या है? मल्टीपर्पस डैम। उसे बहुत सारे काम ले सकते हैं। वेव अक्रॉस द सतलुज रिवर, जो कि सतलुज रिवर के पर बना हुआ है, and it supplies electricity and water for irrigation to the states of Punjab and Haryana. और जो ये हमारा बाखरा नंगल डैम है ये हरियाणा और पंजाब के स्टेट्स को बिजली और पानी, सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आता है हमारा गंगा बेसिन। It spreads across the states of उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। जो हमारा ये गंगा बेसिन है जो कि यहाँ है, हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ है ना, उत्तर प्रदेश ये कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार हमारा यहाँ आता है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल भी हमारा यहाँ है। तो ये मैंने आपको ये एरिया बताया गंगा बेसिन का, तो ये तीनों यहीं आकर मिल रहे हैं, इसके बीच में ये फैला हुआ है। गंगा originates from Gangotri Glacier.
बर्फ पिघली नदी होती है, पानी बनता है ना बर्फ पिघलने से, जब गर्मी होती है तो उसके बाद जो नदी का रूप ले लेता है उसे ग्लेशियर बोला जाता है। ये गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। उस जो गंगोत्री ग्लेशियर है उससे जो नदी निकलती है बहकर वो है गंगा। और ये कहाँ है? हिमालयस में। सरस्वती एंड यमुना जॉइन द गंगा एट इलाहाबाद इन यूपी, मीन्स उत्तर प्रदेश। अब जो हमारी सरस्वती नदी है और हमारी यमुना नदी है, ये गंगा नदी को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है हमारा, उसको ज्वाइन करती है। और जो त्रिवेणी संगम है, जब ये नदियां आपस में तीनों नदियां आपस में मिलती हैं तो क्या है? त्रिवेणी संगम होता है। उसको इनका संगम होता है, मिलती है मतलब। इन इलाहाबाद इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीस थ्री रिवर्स। कॉन्फ्लुएंस मींस होता है बेटा संगम, मींस के मिलना। और ये तीन नदियां मिलती हैं, इसका मतलब त्रिवेणी संगम। और ये कहाँ होता है? इलाहाबाद में। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र बेसिन। इट फॉर्म्स अ नैरो स्ट्रिप एरिया इन स्टेट ऑफ असम। ये कम चौड़ाई वाली पट्टी बनती है इससे। ये बाकी मैंने इतना बड़ा एरिया को बताया, लेकिन मैं ये छोटा सा एरिया को बता रही हूँ क्योंकि इसका एरिया बहुत नैरो है, छोटा है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत गार्ड सेंटर। और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और इस नदी का नाम है सेंगो। देखो स्पेलिंग है बेटा TSANGPO, बट इसमें टी हमारा साइलेंट है तो इसको सेंगो। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड देन फ्लो थ्रू द असम एंड एंटर्स इनटू बे ऑफ बंगाल। अब ये हमारे भारत में कहाँ से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। और उसके बाद ये कहाँ तक गिरती है? असम में आकर मिल करके बे ऑफ बंगाल। ये जो यहाँ हमारी है, हमारे एरिया का मैप देखेंगे आप, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, तो ये यहाँ से आकर यहाँ पर गिरती है और यहाँ आकर खाली होती है। इसी संगम को इलाहाबाद से आकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, जब तीन नदी आपस में आकर मिल रही है। ओके, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लाइफ इन द नॉर्थ। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ इन द डेजर्ट। लाइफ का मीनिंग क्या होता है? जीवन, जो जिंदगी हम लोग जीते हैं। अब ये नॉर्थ के लोगों के, उत्तर दिशा के जो लोग हैं, उनके लाइफ के बारे में कि वो कैसा जीवन जीते हैं, किस तरह की चीज़ें वहाँ हैं, क्या करते हैं वो, तो ये क्या है उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा कौन कौन से स्टेट्स हैं जो नॉर्थ उस डायरेक्शन में आते हैं। पहले जम्मू कश्मीर, दूसरी है उत्तराखंड, देन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर बेटा जैसे जैसे ये एरियाज हैं वैसे वैसे इनकी लैंग्वेज भी चेंज होती जाती है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा नीचे आते रहते हैं, लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। जम्मू कश्मीर में 3 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, उर्दू, डोगरी एंड कश्मीरी। उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत का यूज होता है, जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी, हरियाणा की हरियाणवी, पंजाबी एंड इंग्लिश। उसके बाद दिल्ली की इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की है हिंदी और उत्तर प्रदेश की है हिंदी और उर्दू। अब मैं पहले इसके बारे में आपको बताने वाली कि लाइफ इन द नॉर्थ जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। अब देखो बेटा, जलवायु मौसम शब्द से संबंधित है, लेकिन मौसम क्या है? हम एक छोटे एरिया की अगर बात करें कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की हवाएं कैसी होती है, तो हम वेदर वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जब हमने किसी बड़े एरिया के बारे में भी, हम सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर जगह की बात तो नहीं करेंगे, हम यहाँ पूरे नॉर्थ की बात करेंगे, तो यहाँ के लिए हम क्लाइमेट वर्ड का यूज करेंगे कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है। मोस्ट ऑफ द पीक्स ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स रिमेन कवर्ड बाय स्नो। जो यहाँ के नॉर्थर्न माउंटेन्स हैं, उत्तरी जो पहाड़ है वहाँ उस एरिया के, वो लगभग पूरा टाइम बर्फ से ढके हुए रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन दिस रीजन रिमेन कूल इन समर्स। यहाँ के कुछ जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो समर में भी कूल रहते हैं, ठंडे मतलब वहाँ पर गर्मी नहीं होती।
एंड कोल्ड इन विंटर्स, सर्दियों में तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उसके बाद तो इसके लिए बेटा हम लोग सही सा मौसम देखते हैं कि वहाँ पर हमें, ऐसा भी मार्च का महीना है, मार्च अप्रैल में हम इस टाइम में वहाँ पर अगर घूमने जाएं इस एरिया में जो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड का है, तो ये हमारे लिए सही है, क्योंकि अगर हम सर्दियों में जाएंगे तो हमें तो विंटर के कपड़े साथ में लेने जाने पड़ेंगे, लेकिन जो ये मौसम है ये बिल्कुल सही है वहाँ का इस टाइम। उसके बाद आता है यहाँ की पीपल मीन्स लोग, पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स एंड प्लेन्स। अब जो यहाँ के उत्तरी मैदान हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग तरह से रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे कि कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी आर स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं पहले यहाँ पर आपको ये बता चुकी हूँ कि किस एरिया में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मोस्टली मतलब वो वही ज़्यादा यूज करते हैं। हिंदी एंड उर्दू आर स्पोकन इन उत्तर प्रदेश, हरियाणवी एंड पंजाबी, इंग्लिश आर स्पोकन इन हरियाणा। After that, our topic is the next point is vegetation. Means वहाँ की जो वनस्पति है, वनस्पति क्या होता है? All the plants that are found in a particular place. अगर हमें एक ही जगह पर अलग अलग तरह की फसलें मिल जाएं, खेती करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ की हम इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, तो ये क्या है बेटा, वनस्पति भरा इलाका है, यहाँ हमें अलग अलग तरह की वनस्पति एक साथ मिल जाती है। The northern mountains are covered by the thick forest of pine and देवदार। यहाँ की जो जंगल, घने जंगल है यहाँ, जहाँ पे पाइन और देवदार के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। Most of the land in the northern plains is cultivated। बहुत सी घास जो यहाँ की लैंड है, जो यहाँ की भूमि है, वो कल्टिवेटेड है, मतलब उपजाऊ भूमि, हम यहाँ पर अच्छे से खेती कर सकते हैं। Some major crops such as rice, jute, wheat, sugarcane and maize are grown here। और यहाँ पर भूमि उपजाऊ, देखो बेटा जो राइस फसल है वो कैसे होती है, जिसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब हम लोग अपने खेतों में भी राइस उगाते होंगे, आपके पेरेंट्स उगाते होंगे खेतों में जो फसलें, तो उसमें क्या राइस को बेटा पहले तो उसकी जो पौध लगानी पड़ती है उसके लिए बहुत पानी चाहिए। शुगरकेन हमारे यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन जो ऐसी फसलें हैं ये वीट, जूट, वहाँ भूमि ही ऐसी है कि इसको उगाने में कोई उन्हें दिक्कत नहीं होती, तो वहाँ मेजर बड़ी मात्रा में इनको उगाया जाता है, जैसे कि चावल हो गए, जूट है, वीट, गेहूँ, शुगरकेन, गन्ना एंड मेज, मक्का, ये सब बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पार्क्स। वन्य जीव अभ्यारण्य, जो वन्य जीव होते हैं, जंगली जीव जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, इन सब के वहाँ पर अभ्यारण्य बनाए गए हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने बहुत सा काम किया है, उनके लिए स्पेशल पार्क्स है। एक जगह लोकेट की गई है, बाउंड की गई है कि उस एरिया में कोई भी अगर शिकारी जाता है जैसे शिकार करने, तो उसके लिए वो पूरा बैन है। एंड जो हमारा ये फर्स्ट है द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज अ फेमस नेशनल पार्क इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स। नॉर्थर्न माउंटेन्स में उत्तरी मैदान जो पहाड़ है वहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि सबसे पुराना है और जिसको डिस्कवर किया गया था, जिसको बनाया गया था 1936 में। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, लेकिन वहाँ और इसको यहाँ पर बंगाल टाइगर को एंटर, जो हमारा खतरनाक है बंगाल टाइगर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये वाला पार्क बनाया गया है। उस एरिया में ये बहुत मिलते हैं हमें देखने को, और इसको ये हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और इसका नाम हैली नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक फेमस हंटर थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर रखा गया। वाइट द सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज अ फेमस बर्ड सेंचुरी। अब जैसे ये बंगाल टाइगर के लिए एक फिक्स एरिया है कि वहाँ पर हम लोग उसका शिकार नहीं कर सकते, ऐसे ये सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है जो कि गुरुग्राम एरिया है, जिसको पहले नाम गुरुग्राम था। ये सुल्तानपुर विलेज है बेटा, लोकेट है ये 40 किलोमीटर फ्रॉम धोला कुआं इन दिल्ली एंड 15 किलोमीटर फ्रॉम गुरुग्राम सिटी ऑन द गुरुग्राम झज्जर हाईवे।
ये इसकी लोकेशन है, सुल्तानपुर नाम का विलेज है जो कि धौलापुर कुआं से 40 किलोमीटर दूर है एंड 15 किलोमीटर फ्रॉम द गुरुग्राम सिटी ऑन द गुरुग्राम झज्जर हाईवे। एंड और ये कहाँ है बेटा? फेमस सेंचुरी बर्ड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। हमारे दिल्ली जो हम इंडिया का मैप पहले मैंने आपको बताया था, दिल्ली भी हमारे ऊपर के एरिया में आता है, नॉर्थर्न एरिया में आता है। तो ये भी जैसे गुड़गांव ये नहीं है ना, उसके पास में दिल्ली के, तो ये भी नॉर्थर्न प्लेन्स का, ये उत्तरी मैदानों के अंदर आता है, जिसमें बर्ड्स के लिए एक स्पेशल जगह बनाई गई है जहाँ पर उनका शिकार नहीं किया जा सकता, उनकी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो बेटा यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें।